सो हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डू पिलर 2A2 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बजट के बारे में, टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस क्या होता है? जब हमारी इनकम लेवल उस लेवल तक पहुंच जाती है कि अब हम टैक्स हमें पे करना है। ठीक है, मान लीजिए 5 लाख से ऊपर अब हमारी इनकम पहुंच गई और अब हम टैक्स देने के लिए बन जाते हैं केपेबल, तो उसको बोलते थे टैक्स इंसिडेंस। जो बंदा वो टैक्स देने लग जाएगा, पर्सन हु इज फ्रॉम whom द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग द टैक्स, उसको बोल देते हैं टैक्स इंसिडेंस। जैसे कि शॉपकीपर हो गए। ठीक है। टैक्स इम्पैक्ट क्या होता है? पर्सन हु इज फाइनली बियरिंग द टैक्स एंड ही कैन नॉट पास द बर्डन ऑन फर्दर। ठीक है, किसी और पे पास नहीं कर सकता, अब उसको पे करना ही करना है। एग्जाम्पल कस्टमर हो गए। जैसे हम लोग अपना जीएसटी हो गया, चलो अलग चीज, सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया। ठीक है, ये सब टैक्स हमें देने पड़ते हैं। बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर में जाके जीएसटी वगैरह लग रहा है, तो ये सब चीजें अब हमें देनी ही पड़ेगी। कस्टमर्स को फाइनली बियर करना पड़ रहा है और हम किसी और पे डिले नहीं कर सकते, किसी और पे पास ऑन नहीं कर सकते। तो वो टैक्स का इम्पैक्ट पड़ना हो गया। जिस बंदे पे पड़ रहा है उसको बोलते हैं टैक्स इम्पैक्ट। ठीक है। इन द इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स इम्पैक्ट डज नॉट फॉलो ऑन द सेम पर्सन। आपको पता होगा इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स फॉलो अंडर द एम्बिट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, सीबीईसी। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स किसके अंदर आते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडर दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सिंपल ये हमारा पिलर है, इसमें हम काफी चीजें सिर्फ देखेंगे कि लिखा क्या है समझने के लिए। ठीक है। एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट। एड वैलोरम टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो किसी चीज पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल 35% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑरेंज जूस। ठीक है, तो अगर जूस की प्राइस 1000 रुपए है इंपोर्ट करने की, देन 350 रुपए टैक्स के फॉर्म में जाएगा। तो टैक्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की वैल्यू पे। बट स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट क्या होता है? बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ आइटम, कि कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो। जैसे कि 260 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लग रहा है ऑन प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1000 सिगरेट्स ऑफ इतना लेंथ। इतने जो सिगरेट्स होंगे इस लेंथ के, हर 1000 में 260 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। तो ये क्वांटिटी के बेसिस पे जो टैक्स लग रहा है। हेयर वी आर taxing them irrespective of their manufacturing price or selling price. We don't care what is the price and the selling price, but what matters is the quantity. Clear? समझ आ गया? नेक्स्ट आता है इजियर टू एडमिनिस्टर। यहाँ पे एडमिनिस्टर करना इजियर है, बट यहाँ डिफिकल्ट है। इससे लीड्स टू इंस्पेक्टर राज एंड लिटिगेशन। बट इफ स्लाइट इंक्रीज इन दिस टैक्स, अगर थोड़ा सा भी टैक्स में ये इंक्रीज होता है तो सारा का सारा बर्डन ज्यादातर किसके पास जाता है? कंज्यूमर के पास जाता है। और इससे क्या होता है? हार्मफुल कंजम्पशन कम करने के चांसेस हो जाते हैं कि भाई अब टैक्स बढ़ेगा तो अब लोग वो कम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी, कुछ स्पेसिफिक टैक्स बेसिकली कुछ ऐसी क्वांटिटी पे ही लगता है जो जैसे लिकर वगैरह हो गया, आपका सिगरेट्स हो गया, हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए। समझ आ रहा है? हेल्थ सेस क्या होता है? बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किया 5% हेल्थ सेस ऑन द कस्टम ड्यूटी सरचार्ज ऑन इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस पे। ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाओ, कस्टम एंड एक्साइज, बजट 2021 में ये इंट्रोड्यूस किया। इनडायरेक्ट टैक्स, एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी ऑन अनब्लेंडेड पेट्रोल। ठीक है, अनब्लेंडेड पेट्रोल पे एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगी। गवर्नमेंट चाहता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट वांट्स की 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो विद पेट्रोल बाय 2025 टू डिक्रीज दी ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो बजट 2022 में अनाउंस कर दिया एक और टैक्स टू फोर्स द ऑयल रिफाइनरीज टू अकम्प्लिश दिस टारगेट इन अ टाइमली फैशन। तो एक तरीके का टैक्स और ऐड कर दिया जिससे कि हम ये टारगेट अचीव कर पाए। Windfall tax is a nickname given to a tax when it is levied on an unforeseen, unexpectedly large profit. लॉटरी लगना, ठीक है, एक विंडफॉल गेन हो गया। अनएक्सपेक्टेडली और अनफोर्सीन लार्ज प्रॉफिट होना। इट कैन बी अप्लाइड बोथ ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पेट्रोल, डीजल, डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम एंड ऑयल बॉन्ड रीपेमेंट। ठीक है, 1970 से 2002 तक एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म था, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती थी? फिक्स करती थी प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल्स एंड पेड सब्सिडी टू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनी फॉर देयर लॉसेस बाय इशूइंग ऑयल बॉन्ड्स टू देम। ठीक है, तो ये 1970 से 2002 में ये चलता था एक एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, जहां पे गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती थी पेट्रोलियम फ्यूल्स की, बदले में सब्सिडीज देती थी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, जो भी लॉसेस उनको होता था बाय इशूइंग दी बॉन्ड्स। ठीक है, 2002-14 में क्या हुआ? 2002 से 2014 में गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली बिगिन करा डी कंट्रोल करना फ्यूल प्राइसेस एंड डिक्रीज कर दिया अपना सब्सिडी बर्डन। बट अभी जो प्रेजेंट सिस्टम वो चल रहा है डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम, जहां पे ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी डिसाइड कर रही है द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ऑन डेली बेसिस बेस्ड ऑन द मूवमेंट इन इंटरनेशनल प्राइसेस, कीवर्ड्स, फॉर्मूला, मेथोडोलॉजी के बेसिस में, और उसको हम बोलते हैं ट्रेड पैरिटी प्राइस, जहां डेली बेसिस पे चेंज हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, और कौन डिसाइड कर रहा है? ओएमसी कंपनीज कर रही है। ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने 10% का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, हर टाइम लगा रहा है जो भी आइटम बेच रहे हैं। पेन बेचा एक होलसेलर ने रिटेलर को तो लगाया, रिटेलर ने कंज्यूमर को तो 10% लगा रहा है। तो एक इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है एवरी टाइम एन आइटम इज सोल्ड, बट बदले में क्या कर रहा है गवर्नमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहा है बिजनेसमैन को फॉर द टैक्सेस ही इज पेड इन प्रीवियस स्टेजेस में, जो पे कर रहा है टैक्सेस, उसके बदले में उसको क्या है, गवर्नमेंट आईटीसी नहीं दे रहा है। देन फाइनल कस्टमर विल हैव टू पे टैक्स ऑन टैक्स। फिर जो फाइनल कस्टमर है वो तो बल्कि बेसिकली देखिए, ये आईटीसी आपने पढ़ा भी होगा, इनकम टैक्स क्रेडिट। मान लीजिए प्रोडक्ट 5 रुपए का था, गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स लिया, मैं 100 रुपए का मान के चलती हूँ, गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स लिया, 110 हो गया, फिर यहाँ पे 10% का टैक्स लिया, फिर 110 पे 10% लग गया, और गवर्नमेंट अगर ये रिफंड नहीं करेगी ना, तो कस्टमर के लिए टैक्स ऑन टैक्स हो गया, जो फाइनल प्राइस निकलेगी वो ये दोनों टैक्स को मिला के निकलेगी, तो फिर कस्टमर के लिए टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए, ये प्रॉब्लम का गवर्नमेंट क्या करती है, आईटीसी बिजनेसमैन वगैरह को जो भी जीएसटी वगैरह दे रहे हैं ये सब, उनको वापस दे देती है। सो दिस कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेजेस द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कास्केडिंग इफेक्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद आता है, हम कुछ सिस्टम देखेंगे, इसका बॉस कौन है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब, और आईटीसी कौन प्रोवाइड करता है यूनियन टैक्स, एंड आईटीसी कौन प्रोवाइड करता है स्टेट टैक्स पे। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का एक सिस्टम है मॉडवेट, 1986 से 2004 के बीच में, ठीक है, ये आया। इसमें आईटीसी प्रोवाइड करता है येस ऑन एक्साइज ड्यूटी पेड बाय द बिजमैन। बिजमैन एक टूल है, बेसिकली अकाउंटिंग टूल है टू रिकॉर्ड द इनवॉइस एंड बिल्स। ठीक है, एक अकाउंटिंग टूल है, बट स्टेट टैक्सेस पे नहीं दिया जाता है। सेम कैनवेट एक 2004 से 17 एक सिस्टम है, यूनियन इसको वो कर रही है यूनियन गवर्नमेंट, इसमें भी दिया जाता है आईटीसी, बट स्टेट लेवल पे नहीं दिया जाता स्टेट टैक्सेस। ये स्टेट गवर्नमेंट करती है वैट को कंट्रोल, इसमें आईटीसी नहीं दिया जाता है और इसमें दिया जाता है। यूनियन एंड स्टेट कंबाइन जीएसटी आया, इसमें आईटीसी दिया जाता है दोनों केसेस में, स्टेट हो चाहे यूनियन टैक्सेस हो। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी टाइमलाइन। अब 2004 में क्या हुआ, विजय कैलका टास्क फोर्स ऑन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट रिकमेंड जीएसटी, उन्होंने जीएसटी रिकमेंड किया। ये आपको पता होना चाहिए, हु सजेस्टेड जीएसटी। 2006 में बजट स्पीच पी चिदम्बरम अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ जीएसटी फ्रॉम 2010, ये बोला गया। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 115th अमेंडमेंट बिल 2011 टू इंप्लीमेंट द जीएसटी लैब विद द डिसोल्यूशन ऑफ 15th लोकसभा। 2014 से 16 में मोदी गवर्नमेंट ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 इन 16th लोकसभा। ठीक है, तो ये चीज में आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको याद होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो जीएसटी से रिलेटेड है, 102 अमेंडमेंट 2018 में जो आया, उसमें ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103rd अमेंडमेंट में 2019 में जो आया 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ये जीएसटी से रिलेटेड नहीं, एक जनरल हमारा है अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है, आए थे। 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। 2020 में 104th अमेंडमेंट आया, जिसमें एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन रिमूव्ड इन लोकसभा एंड विधानसभा, बट SC/ST कंटिन्यू टिल जनवरी 25, 2030। फिर नेक्स्ट 2021 में 105th अमेंडमेंट आया टू रिस्टोर द स्टेट्स पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। और जीएसटी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 101st था, जो कि 2016 में आया। इससे रिलेटेड है 246A अमेंडमेंट, 269A, 270, 279A, 366। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जीएसटी काउंसिल, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव कौन है और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। यूनियन के अंदर 2 है, स्टेट के अंदर 31 है। यूनियन के अंदर आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू, एंड वोटिंग पावर यहाँ पे 1/3 है। बट स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो हर स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, नॉमिनेट कर सकते हैं, मिनिस्टर कर सकते हैं डोमिनेट टू जीएसटी काउंसिल। इट मे बी देयर मिनिस्टर और फाइनेंस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर एज पर देयर विश। ठीक है, सारी स्टेट के होते हैं। ठीक है, नॉमिनेट कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर मिनिस्टर को। ठीक है, वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, और वोटिंग पावर यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, इफ ऑल द मेंबर्स डोंट नो यूनानिमसली एग्री ओवर अ प्रपोजल, इट विल पुट फॉर वोटिंग। अगर सबके सब एग्री नहीं हो रहे तो फिर वोटिंग होगी, देन मिनिमम 3/4 वोट्स रिक्वायर्ड टू पास द प्रपोजल। 3/4 वोट अगर आ जाता है किसी चीज को लेके तो वो वोट पास हो जाता है। काउंसिल मीटिंग्स टू प्रोसीड ओनली विद quorum ऑफ 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल के कुछ फंक्शंस है, लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सरचार्ज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी रिजाइम, डिसाइड द डेट फ्रॉम विच क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस विल बी पुट अंडर जीएसटी रिजाइम, डिसाइड द स्टैंडर्ड रेट फॉर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस या फिर यूटीजीएसटी डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन, इंटीग्रेटेड जीएसटी सिस्टम ड्यूरिंग इंटरस्टेट कॉमर्स। तो ये सारे के सारे इसके फंक्शंस हो गए हैं। ठीक है, norms related to GST registration of businessman, protecting the interest of special category states। ठीक है,
However, Government of Minister Committee recommended Union Government to give 250 crore grant compensation to Sikkim for fighting COVID wave, compensation to the states for their revenue loss in switching from VAT to GST through cess mechanism, dispute settlement between union versus states, state versus states. ये सारे के सारे इसमें देख लिया आपने. So constitutional amendment set up GST Council meeting हुई, law passed by Parliament and Vidhan Sabha to implement the GST related mechanism. Parliament ने पास किया CGST plus IGST plus UTGST. UTGST Finance Act to 2020 amends UTGST Act to update the list of union territories. Update हुई है union territories की list. नया New Ladakh without legislature, merged Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu treated as single union territory because गवर्नमेंट ने उनको मर्ज कर दिया 2019 में. ठीक है, मर्ज कर दिया. और ये नया आया था लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, और ये दो दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया. जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स अमेंडमेंट एक्ट आया. पार्लियामेंट ओरिजिनली पास देम फ्रॉम पास देम 2017 में, लेटर अमेंड किया 2018 में एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. स्टेट लेजिस्लेशन ने पास किया स्टेट जीएसटी एक्ट. जम्मू एंड कश्मीर ने पास किया एसडीएसटी एक्ट ऑन 8 जुलाई 2017. देन जीएसटी सिस्टम इफेक्टिव हुआ वहां पे भी. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज नॉट अबॉलिश्ड एसडीएसटी एक्ट. प्रेजेंट स्टेटस यही है कि एसडीएसटी एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में, विच इज यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर, एंड यूटीजीएसटी ऑन लद्दाख. ठीक है, तो ये प्रेजेंट स्टेटस है. आई बात समझ में. इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई. इंट्रा में क्या हो गया, सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी बिना लेजिस्लेचर के. सेम स्टेट है, सेम यूनियन टेरिटरी है बिना लेजिस्लेचर के. इंटर में इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर. ठीक है. यूनियन लिवाइस, यूनियन गवर्नमेंट क्या लगाती है, सीजीएसटी, स्टेट एसडीएसटी, और यहाँ पे क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटर लिवाए यूटीजीएसटी. ठीक है, बिना लेजिस्लेचर के. यहाँ पे क्या होगा, यूनियन लेवल आईजीएसटी लगाएगा विच इज कॉम्पोजिशन ऑफ सीजीएसटी प्लस एसडीएसटी या फिर यूटीजीएसटी डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन. और फ्रॉम दिस आईजीएसटी, इस आईजीएसटी से सीजीएसटी गोज टू, जो भी आईजीएसटी इनके पास आता है, इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा. इंटर स्टेट अगर हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा, और ये आईजीएसटी में से सीजीएसटी किसके पास जा रहा है, ये पोर्शन किसके पास जाएगा, यूनियन के पास, और बाकी का जो पोर्शन होगा इन दोनों में से वो किस पे जाएगा, स्टेट या यूनियन टेरिटरी डिपेंडिंग ऑन दी डेस्टिनेशन विदाउट लेजिस्लेचर. और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल के पास जा रहा है और स्टेट वाला स्टेट के पास जा रहा है. समझ आ रहा है. GST is a destination based indirect tax on consumption of goods and services, and GST is applicable on supply of goods or services. ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि it is a destination based indirect tax. नेक्स्ट हमारा आता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन जीएसटी ऑन टेक्सटाइल. देखिए, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हमने देखा कि आईटीसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिफंड हम लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली रिफंड कर रही है. ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है ना बिजनेसमैन वगैरह से. बट इस केस में क्या होता है ना, ये उल्टा होता है. इनपुट जीएसटी जब ज्यादा होती है आउटपुट जीएसटी से, तो ये केस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, रिफंड करना होता है जीएसटी टू द बिजनेसमैन. इतनी सेल्स ही नहीं हुई जितनी प्रोडक्शन हो गई, अब टैक्स ज्यादा देना पड़ गया. तो इस केस में क्या होगा कि उल्टा चलेगा. An inverted duty structure in GST arises when the taxes on output or the final product is lower than the taxes on input, creating an inverse accumulation of ITC. Then the government has to refund the GST to the businessman. Administrative and accounting inconvenience for the government. Government के लिए ये भाई inconvenience हो गया, इनको वापसी देना पड़ेगा. Custom duty is not replaced with GST. पता होना चाहिए. It's separate from GST regime. So imported goods are subject to custom duty plus IGST. Custom duty और GST को आप एक जैसा नहीं बोल सकते हो. तो imported good में custom duty तो लगती ही लगती है, साथ में IGST भी लगता है. ठीक है. On imports, special additional custom duty SAD, countervailing duty CVD, anti-dumping duty ADD, ये सब कुछ रिप्लेस नहीं किए गए हैं CGST से. ये सब अलग से चार्ज किया जाता है. सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है, सीएसटी वाज द यूनियन टैक्स लिवाइड ऑन द सेल ऑफ आइटम इन इंटर स्टेट ट्रेड एंड इट वाज असाइन्ड टू द ओरिजिन स्टेट पे लगाया जाता है. अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है आईजीएसटी से, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी से. किसको रिप्लेस कर दिया गया है, सेंट्रल सेल्स टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया है विद आईजीएसटी. आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और यूनियन ये यूटी भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन. ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विस टैक्स इन कृषि कल्याण सेस एंड स्वच्छ भारत सेस. ठीक है, सर्विसेज के केस में 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस किया 5% सर्विस टैक्स ऑन टेलीफोन बिल्स, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर्स. ओवर द इयर्स कुछ सर्विसेज थी जो अभी भी सर्विस टैक्स देती थी. दिस सर्विस टैक्स वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन सम सर्विसेज लाइक पोस्टल सर्विस, स्कूल फीस वगैरह में नहीं लगती थी. अल्टीमेटली सर्विस टैक्स प्लस सेस इक्वल्स टू टोटल 15% अबॉलिश कर दिया गया. जीएसटी के बाद सर्विस टैक्स हटा दिया गया. ठीक है. अब मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के केस में एक्साइज ड्यूटी एंड वेरियस सेस सरचार्ज ऑन इट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय सीजीएसटी.
तो ये एक्साइज ड्यूटी और ये जो अलग अलग तरीके के सेस और सरचार्ज लगते थे ये भी रिप्लेस कर दिया गया है बाय CGST। क्लियर। अब इससे कुछ रिलेटेड एक्ट है जैसे सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, इसके बारे में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, इट इज रिप्लेस विद 14% CGST। ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट्स में अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है GST से। फर्दर यूनियन ऑल्सो रिवाइज प्लस GST कॉम्पोजिशन सेस प्लस नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंट ड्यूटी। देखिए ये सब इतना पूछते नहीं है यूपीएससी में, बट हम एक बार रीड कर रहे हैं सो दैट अगर पूछ भी लेते हैं तो हमें पता हो। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउ यूनियन टू टैक्स टोबैको प्रोडक्ट सेपरेटली। ठीक है। NCCD मनी विच इज नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंट ड्यूटी, कहाँ पैसा जाता है? ये सारा पैसा जो आता है गोज टू पब्लिक अकाउंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड सेटअप अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। Excise duty on production and refining of crude oil, petrol, motor spirit, diesel, aviation, turbine fuel and natural gas. Once GST Council decide the date they will bought under GST regime। ठीक है, जब GST Council मिलकर डिसाइड कर लेगी तो ये चीजें भी GST के अंदर आ जाएंगी। अब इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, गुड्स के सेल, अगर गुड्स बेचते हैं तो स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स, इन सम स्टेट्स कॉल्ड कमर्शियल टैक्स भी बोल देते हैं। यस, बाय डिफॉल्ट वैट ये रिप्लेस कर दिया गया है बाय SGST। State VAT on selling of crude oil, petrol, diesel, ये सब once GST Council decide they will brought under GST regimes। State excise on production of liquor for home human consumption, state VAT on sale of liquor for human consumption ये अभी भी out of GST है, मतलब GST इसमें नहीं लगती है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रिप्लेस किया गया, रोड टैक्स ऑन व्हीकल नहीं रिप्लेस किया गया, परचेज टैक्स ऑन व्हीकल बोट एंड एनिमल यस रिप्लेस कर दिया गया, एडवर्टाइजमेंट टैक्स ऑन होर्डिंग एंड बैनर्स रिप्लेस कर दिया, लग्जरी टैक्स एट होटल स्पा रिजॉर्ट्स लगा दिया गया है, एंट्री टैक्स ऑक्ट्रॉय फॉर एंट्री ऑफ गुड्स इन एन एरिया यस, टैक्सेस ऑन लॉटरी हॉर्स रेस बेटिंग गैम्बलिंग यस, एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन सिनेमा लाइव परफॉर्मेंस शोज यस, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी लैंड रेवेन्यू नहीं रिप्लेस किया गया अभी भी GST से। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसकी आप एक टेबल बना के इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्स चेंज मैकेनिज्म। देखिए ये उल्टा होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, सेलर कलेक्ट करता है GST, ठीक है, फ्रॉम द बायर एंड डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट को। बट कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेलर रजिस्टर्ड नहीं होता है GST नंबर के साथ और बायर क्या है, रजिस्टर्ड है GST नंबर के साथ, एंड बायर डिपॉजिट कर रहा है टैक्स लेके गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उल्टा केस हो गया, तो उसको बोल देते हैं रिवर्स चार्ज चेंज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ई वे बिल सिस्टम फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड, 2018 के बाद से ये ई वे बिल सिस्टम आया है। इसमें क्या होता है, देखिए, व्हेन गुड्स वर्थ ₹50,000 और मोर आर मूव्ड विद इन अ स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यानी कि इंटर स्टेट, देन द ट्रक ट्रांसपोर्ट कार्गो शिपिंग एरोप्लेन कंपनी मस्ट जनरेट ई वे बिल फ्रॉम GSTN पोर्टल ऐप और SMS। तो उनको ये क्या बनाना होता है, ई वे बिल बनाना होता है फ्रॉम GSTN पोर्टल ऐप या कोई SMS के थ्रू। ई-वे बिल सेल्फ डिक्लेरेशन दैट द ट्रक इज कैरिंग, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है एक बिल कि भाई हमारे ट्रक में इतने परसेंटेज टाइप ऑफ ये गुड है और इसकी वैल्यू इतनी है। तो इससे क्या होता है, ब्राइबरी का डिले जो डिले हो रहा है, रेड टेप हरासमेंट हो रही है, ये सब चीजें जो हो रही है, इन सबका चेक पोस्ट के टाइम पे टाइम टाइम बच जाता है। ठीक है, डिले होने के चांसेस बच जाते हैं, मतलब आपको चेक पोस्ट पे चेक होता है। अगर हम पहले से एक सेल्फ डिक्लेरेशन बनवा लेते हैं तो ये जो टाइम होता है रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ ब्राइबरी डिले रेड टेप हरासमेंट, ये सब चीजें बच जाती है एंड देयर बाय इंश्योरिंग अ हेसल फ्री रैपिड मूवमेंट फॉर दी ट्रांसपोर्टर्स थ्रू आउट द कंट्री। तो ई वे बिल सिस्टम इफेक्टिव बन गया 2018 से। नेक्स्ट आता है ई इनवॉइस, जो 2022 के बाद से आया है। किसने जनरेट किया है, ई बिल के थ्रू भी और ई इनवॉइस। ई बिल होता है कार्गो कुरियर ट्रांसपोर्ट कंपनी डिलीवरिंग गुड्स के लिए, ई इनवॉइस होता है बिजनेसमैन सेलिंग गुड्स सर्विसेज, इट विल आल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ई बिल कुरियर कंपनी। ठीक है। कंपनसेशन टू स्टेट्स कैसे, पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। अंडर इट्स प्रोविजन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड यूनियन गवर्नमेंट टू इम्पोज व्हाट, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स लाइक पान मसाला। ठीक है, 60%। टोबैको प्रोडक्ट्स में सेस वेरीज एज पर दी प्रोडक्ट। एरेटेड वाटर एंड कैफिनेटेड बेवरेजेस लाइक 12% लगा। कोल लिग्नाइट पे 400 पर टन। मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट याच 3 to 22% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल। तो ये सब चीजें जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस कुछ स्पेसिफाइड लग्जरी और डीमेरिट गुड्स में लगाया गया है इतने इतने परसेंटेज से। परसेंटेज आपको याद नहीं भी हो तो थोड़ा बहुत चलता है। द सेस दस कलेक्टेड इज यूज फॉर कंपनसेटिंग स्टेट्स फॉर देयर रेवेन्यू लॉसेस, और ये सेस कलेक्ट करके कौन किसको दिया जाता है, स्टेट्स को दिया जाता है फॉर देयर रेवेन्यू लॉसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years सिंस इंसेप्शन। बोला गया था कि जो भी शुरू के 5 साल में लॉस हुआ होगा आपको जीएसटी के लगने से 2023 तक, वो सारा का सारा कॉम्पनसेशन कहाँ से दिया जाएगा, आपके ये जो कॉम्पनसेशन सेस कलेक्ट किया गया है। ठीक है, स्टेट्स वाइज
कॉम्पनसेशन अवेलेबल ओनली फॉर एसजीएसटी के लिए. इट इज नॉट गिवन टू यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटर बिकॉज दे हैव यूटीजीएसटी. एग्जाम्पल लद्दाख. ठीक है. स्टेट लिकर टैक्स आर आउटसाइड द जीएसटी. So Bihar, Gujarat, Nagaland, Lakshadweep, parts of Manipur can't ask more rupee for compensation from GST for having liquor provision. ठीक है. So liquor के लिए नहीं था. सेक्शन 7 क्या कहता है? इट कंटेन्स फॉर्मूला फॉर कॉम्पनसेशन. फॉर्मूला बताता है कि किसने बेसिस पे कैसे कॉम्पनसेशन होगा. स्टेट्स प्रोजेक्टेड रेवेन्यू इक्वल्स टू 14% एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट देन it's 2015's VAT collection which is base year. If current year SGST collection is less than the projected revenue, union to pay compensation. अगर अभी जो करंट ईयर का जो SGST कलेक्शन है वो कम है जितना रेवेन्यू प्रोजेक्ट किया था तो यूनियन गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है. ये इतना आपको काम का नहीं है कि आपको फॉर्मुला वॉर्मुला पता हो, बट ये छोटी सी लाइन है जो पता होनी चाहिए. सेक्शन 8 में क्या आया? जीएसटी काउंसिल कैन रिकमेंड एक्सटेंडिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है. 5 साल का था ना, तो बढ़ा भी सकते हैं. स्टेट लिकर टैक्स आर आउटसाइड जीएसटी. सो ये सेम चीजें रिपीट हो गई है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, एनएए, एनएपीए भी बोल देते हैं इसको. ये क्या है? जीएसटी प्रोवाइड करता है इनपुट क्रेडिट फॉर मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. अभी मैंने बताया. So entrepreneur's cost of production should decrease, then he should also decrease the price for consumers. Yet many companies had not reduced their prices. Example Nestle. अब क्योंकि कस्टमर बिजनेसमैन को आईटीसी मिल जाता है तो फिर तो उनको प्राइस कम कर देनी चाहिए कंज्यूमर्स के लिए, बट कुछ कुछ कंपनी अभी भी ऐसी है जो प्राइसेस नहीं कम करती है. फॉर एग्जांपल नेस्ले. सो यूनियन गवर्नमेंट ने एक सेटअप करा एनएए, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 कि वो उनको पैनलाइज करे जो प्राइसेस कम नहीं कर रहा है कस्टमर्स के लिए. दिस अथॉरिटी सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 2 years फ्रॉम बर्थ, यानी कि 2019, अनलेस जीएसटी काउंसिल रिन्यूज इट. ठीक है. जीएसटी काउंसिल ने एक्सटेंड कर दिया इसको 2022 नवंबर तक. 2022 दिसंबर में एनएए स्टॉप वर्किंग. नाउ मैटर्स रिलेटेड टू जीएसटी एंटी प्रॉफिटरिंग कौन देखेगा? सीसीआई. पहले कौन देखता था? एनएए देखता था. अब सारे मैटर्स कौन देखता है? सीसीआई, Competition Commission of India, which is a statutory body under the Ministry of Corporate Affairs, set up under Competition Act 2002. Clear? So whether Amul product be subjected to 0% GST or 12% GST, ठीक है ना? Entrepreneur would like to have such clarification from tax authority before starting the production, lest he gets tangled in raids and litigation afterwards. ठीक है? So CGST Act 2017 provide for a statutory body called Authority of Advance Ruling, where entrepreneur can seek advance clarification. भाई अमूल का प्रोडक्ट शुरू करने से पहले मेरे को जीएसटी, मतलब मैंने जानना चाहती हूँ कि भाई 0% जीएसटी जाएगी, 12% जाएगी, तो ये सारी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कौन है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. ठीक है. हायर अपील कौन? अगर यहाँ से नहीं सुनी गई तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, AAR. ठीक है. समझ आया? नेक्स्ट हमारा आता है जीएसटी काउंसिल. जीएसटी रिलेटेड केसेस आर हर्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. ठीक है. अब किस तरीके से केसेस सुने जाते हैं? पहले आता है एजुकेटिंग अथॉरिटी. अगर ये यहाँ नहीं सुना गया तो कौन आता है? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, अदरवाइज जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, जीएसटीएटीएस 2023. एजुकेटिंग अथॉरिटी के अंदर कौन कौन आता है? एडिशनल ज्वाइंट डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, डिपेंडिंग ऑन द केस एंड अमाउंट. फर्स्ट अपीलेट के अंदर ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर डिपेंडिंग ऑन द केस एंड अमाउंट. जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर सेटअप बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ दुष्यंत चटूला कमिटी. ये कमिटी आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए. अमेंडिंग द सीजीएसटी एक्ट, सो इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी एंड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी. क्लियर? इसके बारे में अगर हम और देखें जीएसटी 8 के बारे में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बेंचेस डिफरेंट स्टेट सिटीज में है. ये केसेस किसके रिगार्डिंग सुनता है? सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी, आईजीएसटी. दस इट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डीलिंग विद द सीजीएसटी एंड जो भी जीएसटी के सेंटर और स्टेट के केसेस है वो कॉमन. इन सबके केसेस कौन सुनता है? जीएसटी एटीएस, यानी कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. दिस विल हेल्प रिड्यूसिंग द केस पेंडेंसी एट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. कॉम्पोजिशन कौन कौन है इसके अंदर? जीएसटी 8 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी 8 विच इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फर्स्ट जुडिशियल मेंबर, फर्स्ट टेक्निकल मेंबर फ्रॉम यूनियन साइड, फर्स्ट टेक्निकल मेंबर फ्रॉम स्टेट साइड एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है. अब है जीएसटी फिटमेंट कमिटी. फिटमेंट कमिटी के अंदर कौन होता है? रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं फ्रॉम बोथ यूनियन एंड स्टेट. ये एग्जामिन करते हैं डिमांड एंड प्रपोजल्स रिलेटेड टू चेंजिंग जीएसटी ऑन पर्टिकुलर आइटम की, पर्टिकुलर आइटम पे चेंज जीएसटी करनी है नहीं करनी, उन सबकी डिमांड प्रपोजल्स वगैरह ये लोग देखते हैं. कौन? फिटमेंट कमिटी. ये सबमिट करते हैं रिपोर्ट किसको? जीएसटी काउंसिल को, एंड देन जीएसटी काउंसिल के हाथ में फाइनल डिसीजन होता है. एग्जाम्पल 2023 में टोबैको इंडस्ट्री ने डिमांड किया था कि जीएसटी कम किया जाए. फिटमेंट कमिटी ने सजेस्ट किया नहीं, तो जीएसटी काउंसिल ने सजेस्ट किया नहीं होगा. ठीक है. समझ आया? नेक्स्ट आता है जीएसटीएन नेटवर्क, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. ठीक है. ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है. 2013 में जीएसटीएन नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सेटअप हुई है अंडर दी कंपनीज एक्ट.
आगे आता है ओनरशिप। यूनियन गवर्नमेंट 2013-18 में 24.5% थी ओनरशिप, थी 50%। बाद में ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी के हाथ में थी इतनी 24.5% की ओनरशिप। नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीसीआई बैंक, एनएससी, एलआईसी, इनके हाथ में थी 51% और ओनरशिप फ्रॉम 2018 कितनी रही, 0% हो गई। समझ आ रहा है? 24.5 से 50% तक की कर दी ओनरशिप और इसको 0 हो गई पूरी। दिस कंपनी रन्स द जीएसटी एंड ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। दिस कंपनी रन्स द जीएसटी एंड ऑनलाइन पोर्टल, जहां पे सप्लायर रजिस्टर करते हैं खुद को, जीएसटी पे करते हैं, क्लेम करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई वे बिल जनरेट करते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड हेल्प डेवलप दिस वेब पोर्टल। इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी थी जिसने हेल्प किया ये पोर्टल बनाने में। जीएसटी एंड नेटवर्क लिमिटेड, जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड की बात हो रही है। जीएसटी एंड नेटवर्क लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड दी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जीएसटी ऑफिशियल्स को फॉर मॉनिटरिंग द टैक्स कंप्लायंस, इशू नोटिस, डेटा माइनिंग एंड एटसेट्रा। सारी की सारी चीजें ये कौन प्रोवाइड करता है? जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड, जिसको किसने बनाया इनका पोर्टल? इन्फोसिस ने। इन फ्यूचर सच डेटा कुड आल्सो बी शेयर्ड विद आरबीआई पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री सो दैट लेंडर्स कैन हैव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द बोरोवर्स बिजनेस, ठीक है। अब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, जीएसपीस, ये एक सेलेक्टेड प्राइवेट आईटी फिनटेक कंपनीज है जो डेवलप करती है ऐप एंड सॉफ्टवेयर टू हेल्प द टैक्स पेयर इंटरेक्टेड विद, कि वो इंटरैक्ट करे जीएसटी एंड पोर्टल के साथ और टैक्स वगैरह इजिली पे कर सके। ये होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोजेक्ट सक्षम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सक्षम प्रोजेक्ट के बारे में। डिजिटल इंटीग्रेशन 2016, सीबीएसई सीबीआईसी ने लॉन्च किया ये सिस्टम फॉर डेटा कोऑर्डिनेशन अमंग दी फॉलोइंग 3 पोर्टल। कौन कौन से 3 पोर्टल की बात हो रही है? एसोसिएटेड वेब पोर्टल, एक्साइज ड्यूटी के लिए एसीएस है, कस्टम ड्यूटी के लिए स्विफ्ट है और जीएसटी के लिए जीएसटीएन पोर्टल, ठीक है। सेपरेटली 2018 में इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट सक्षम सक्षम बट विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेनिंग। तो 2 तरीके के प्रोजेक्ट सक्षम है, प्रोजेक्ट सक्षम। एक आपका जीएसटी से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं कि वो ये चीज से रिलेटेड था कि लॉन्च किया गया कि डेटा कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करने के लिए। और एक इंडियन रेलवे ने भी लॉन्च किया था 2018 में, बट उनका ऑब्जेक्टिव ये था एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन फॉर डूइंग रेलवे रिलेटेड वर्क, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्टिव किस चीज से रिगार्डिंग पूछा जा रहा है उस अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। सीबीआईसी हैज अतरंग पोर्टल फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन अमंग सीबीआईसी ऑफिसर्स। सीबीआईसी ने और भी पोर्टल लॉन्च करे जैसे ईसीटीएस विच इज इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन कस्टम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट आता है एचएसएन एंड एसएसी कोड। इसके अंदर हम देखेंगे सर्विस अकाउंटिंग कोड विच इज एसएसी। ये यूज किया जाता है किस चीज के लिए? क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज फॉर जीएसटी रेट्स। एग्जाम्पल कोचिंग सर्विसेज, ठीक है, 18% जीएसटी। तो ये कोड होता है एक तरीके से जो क्लासिफाई करता है कि किसकी कितनी रेट्स, जीएसटी रेट्स कैटेगराइज की जाए, कितनी रेट्स होनी चाहिए, कौन सी सर्विसेज वो दे रहे हैं उस हिसाब से कितनी जीएसटी रेट्स होनी चाहिए। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग गुड्स फॉर जीएसटी रेट्स। ये गुड्स को क्लासिफाई करता है और सर्विस अकाउंटिंग कोड सर्विसेज के लिए होता है, ठीक है। ये होता है ये वाला गुड्स के लिए। पैन वर्सेस जीएसटीएन वर्सेस आधार। अब हम देखते हैं पैन, आपको पता है पैन कार्ड क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करती है। जीएसटीएन होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इशू करता है, ठीक है। फॉर्मेट होता है ये 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, अल्फाबेट्स नंबर दोनों होते हैं। ये होता है 2 डिजिट स्टेट कोड होता है, फिर साथ में 10 डिजिट्स का पैन नंबर होगा, फिर 3 कैरेक्टर्स होंगे, तो टोटल 15 कैरेक्टर्स इसके अंदर होते हैं। तो ये 10 डिजिट का होता है और ये 15 डिजिट का होता है, ठीक है। डू ऑल टैक्स पेयर हैव इट? एवरी पैन कार्ड होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव जीएसटी। जरूरी नहीं है सारे पैन कार्ड होल्डर जीएसटी देते हो, जैसे हम लोग का भी पैन कार्ड होता है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग जीएसटी दे रहे हो, ठीक है। बट अगर हर कोई बंदा जीएसटी होल्डर है तो वो जरूरी है कि उसके पास एक पैन कार्ड नंबर हो, क्योंकि इट्स फॉर्मेट, आपने इसका फॉर्मेट देखा होगा, बीच में 10 डिजिट का क्या आता है? पैन नंबर होता है, ठीक है। लास्ट, पैन कार्ड और जीएसटी तो अभी हमने देख ही लिया, साथ में इसके साथ हम आधार कार्ड का डिफरेंस देखते हैं। तो पैन कार्ड एंड जीएसटी नंबर इज इशू बाय द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी दैट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट आधार कार्ड कौन इशू करता है? स्टैट्यूटरी बॉडी यूआईडीएआई, जो आपको पता भी होगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मीटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब पैन कार्ड और जीएसटी जो है ये टैक्स अथॉरिटी डिराइव पावर फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, गुड एंड सर्विसेज एक्ट से मिलती है। इसके अंदर क्या है? आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 के अंदर। इसके अंदर नेम होता है, फोटोग्राफ होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है इन केस ऑफ ह्यूमन एड्रेस। यहाँ पे आधार कार्ड में क्या होता है? आपकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल ऑप्शनल है। बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन लाइक 10 फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, 2 आइरिस स्कैन्स एंड फेशियल फोटोग्राफ। तो ये सब चीजें इसमें होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा था अभी पिलर 2 का A2 हमने देख लिया है। अगला जो पिलर होगा वो हमारा होगा पिलर 2B। अगर आप लोगों ने अभी तक ये नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 2
बाय द नोट्स, ठीक है। एंड कोई डाउट होता है तो इसी सेम नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।